देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के विषय में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जो क्लास 10th में बोर्ड में बच्चों को सबसे ज़्यादा अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत होती है साइंस का, तो वो पार्ट है फिजिक्स। सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है कि हम न्यूमेरिकल कैसे तैयार करें या कौन सा न्यूमेरिकल आएगा, क्योंकि उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सही तरीका बताया नहीं जाता है। तो इसलिए जो बच्चा क्लास 10th में होता है वो न्यूमेरिकल से काफ़ी घबराया हुआ होता है। आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड ने 7 मार्क्स 4 मार्क्स के पूछे हैं, और उसका जब सोल्यूशन आप करते हैं तो 2 से 3 लाइन में उसका सोल्यूशन आ जाता है। तो उनको भी मैं देखूंगा। थ्योरी से ज़्यादा इजी तरीका ये होता है नंबर को अच्छा ऑब्टेन करने के लिए कि आप न्यूमेरिकल को ट्राई करें। क्योंकि थ्योरी आप कितनी भी अच्छी लिख दें, मान लीजिए आपका पेपर 6 नंबर का आया, कितने का है भैया? 6 नंबर का मान लीजिए आपका पेपर क्वेश्चन आया, और आपने उसमें बहुत अच्छी थ्योरी लिख दी। अब थ्योरी कितनी भी अच्छी लिखो, उसमें खींच के 5 मार्क्स दे देगा, 4 मार्क्स दे देगा, कभी भी थ्योरी में फुल मार्क्स नहीं देता है, 6 के 6 मार्क्स नहीं मिले। लेकिन अगर आपका वहीं पे अथवा में कोई न्यूमेरिकल डाल के दे रहा है, और न्यूमेरिकल कितने का है? 6 मार्क्स का है, और अगर आपने उस न्यूमेरिकल का एग्जैक्ट आंसर लिख दिए तो आपको 6 के 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल आपका पहला वो शॉर्टकट है जो आपके नंबरों को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जितने भी टॉपर्स होते हैं उन सब की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि वो अपनी जो कमांड है वो न्यूमेरिकल्स पे रखते हैं। तो अगर आपको भी क्लास 10th साइंस में 90 प्लस टोटल आपको चाहिए प्रैक्टिकल को ऐड करके, और अगर आपके जो रिटन में 70 का होता है उसमें आपको 65 प्लस चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पेपर का एनालिसिस करा देता हूं कि फिजिक्स का पेपर कैसे आएगा। देखिए, फिजिक्स का पेपर जो है आपका टोटल 25 मार्क्स का आएगा। कितने का भैया? 25 मार्क्स का आएगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका जो होगा वो उसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें 4 होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से। और 4 ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट का फर्स्ट का खा, फर्स्ट का गा, इस तरह से होंगे। जो भी आपका सही ऑप्शन हो, मतलब 4 मार्क्स के उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन में आपको 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे, जिनके प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का आपको कितना मार्क्स मिलेगा भैया? 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा भैया? 1 मार्क्स मिलेगा प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का आपका। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो होगा आपका, सेकंड क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो आपका फिजिक्स का सेकंड क्वेश्चन होगा उसके 3 पार्ट होंगे। तो तीनों क्वेश्चन आपको करना होगा, और तीनों 2-2 मार्क्स के होंगे। कितने के होंगे भैया? 2-2 मार्क्स के। इसके बाद जब आप क्वेश्चन में पेपर में थर्ड क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोनों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के होंगे, और दोनों में अथवा दिया होगा। पहले थर्ड का फर्स्ट और इसके साथ अथवा होगा, कोई एक करना होगा और उसके 4 मार्क्स मिलेंगे। फिर थर्ड का सेकंड होगा, उसके साथ एक अथवा लगा होगा, उन 2 में से कोई एक करना होगा। तो यहाँ से टोटल आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आपके फिजिक्स में आएगा वो आएगा 7 मार्क्स का। कितने का है भैया? फोर्थ, टोटल 4 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें से आपका लास्ट का जो फोर्थ पार्ट होगा उसमें आपका एक ही क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, जिसमें अथवा भी दिया होगा, उन 2 में से कोई एक करना होगा। इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में ऑप्शनल है कि इसको या फिर इसको, 2-2 होंगे, 2 में से कोई एक करना है, 2 में से कोई एक करना है, 2 में से कोई एक करना है। लेकिन पहले और दूसरे में ऑब्जेक्टिव में और 2-2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें आपको पूरे करने हैं। तो ये आपके पेपर का एनालिसिस है। तो किस तरह से आएगा? टोटल 25 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव, 6 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 8 नंबर के आपके थोड़ा न्यूमेरिकल और लॉन्ग क्वेश्चन, और 7 नंबर का एक डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल आएगा। तो इस तरह से टोटल आपके 25 मार्क्स का पेपर का ये एनालिसिस है। ठीक, अब देखिए चलते हैं अगली चीज़ की। अगर हम बात करें तो अब हमको देखना है न्यूमेरिकल के विषय में। आज की क्लास में मैंने आपको पहले बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ मैं न्यूमेरिकल आपको पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सिर्फ न्यूमेरिकल। पूरी फिजिक्स में आपको केवल 10 न्यूमेरिकल करने हैं। कितने न्यूमेरिकल करने हैं भैया? 10। इन्हीं में से 10 में से कोई न्यूमेरिकल आएगा, एक आएगा, मतलब एक नहीं है, एक से ज़्यादा आते हैं, 2 या 3 आते हैं। मैंने एक लिख दिया है, उसको काट भी लेना। कोई न्यूमेरिकल आएगा, इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के लिए आपको पहली बात ये पता चल गई, टोटल कितने न्यूमेरिकल पढ़ने हैं? ओनली 10 न्यूमेरिकल पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं भैया? 10 न्यूमेरिकल पढ़ने हैं क्लास 10th के लिए। और उन 10 में से ही जो भी न्यूमेरिकल आपके 2 पूछे, 3 पूछे, 4 पूछे, वो सारे न्यूमेरिकल इन्हीं 10 में से कोई एक होगा। आप इस बात को मान के चलिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछेगा या कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मैं उधर चलता हूँ।
यहाँ तक कर लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी हैरानी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक, चलते हैं भाई आगे देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछेगा, ये देखिए, इसको पढ़िए पहले, इस क्वेश्चन को आप सही से पढ़िए। ये पूरा क्वेश्चन है, कह रहा है, इसको ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। देखिए, अब वो कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि आ इलेक्ट्रिक करंट, क्या कह रहा है भैया, आ 2 मीटर लॉन्ग वायर, एक 2 मीटर लॉन्ग वायर है, आ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, जिसमें करंट कितनी जा रही है भैया, 0.5 एम्पियर जा रही है, इज केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रही है, ऑफ इंटेंसिटी 0.4 न्यूटन एम्पियर मीटर, कैलकुलेट द फोर्स ऑन द वायर। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कितने मार्क्स का पूछा जाएगा भैया, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। सही से इसको नोट कर लीजिए भैया, नोट हो गया, ओके। अब चलते हैं इसके न्यूमेरिक सोल्यूशन की तरफ। इसका सोल्यूशन आप किस तरह से करेंगे, देखिए, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए देखिए, अब सबसे पहले आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका सीखना, जो मैं सिखा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो भी जानकारी क्वेश्चन में दी है उसको लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे वहीं पे गिवन। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि क्या क्या दिया है इसको आपको लिखना है। दिया है आ 2.0 मीटर लॉन्ग वायर, वायर की लेंथ दी है, लेंथ ऑफ वायर दी है, क्या दी है भैया, लेंथ ऑफ वायर, उसको आप कितना कर दोगे, 2 मीटर दिया है, लिख दिया। आगे पढ़िए, वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, क्या दिया भैया, करंट की वैल्यू दी है, किसकी दी भैया, करंट की, तो उसने करंट बोल दिया है, वो कितना है भैया, 0.5 एम्पियर है। ठीक, केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, अब इसने दिया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, बी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं भैया, बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि आपको कितना दिया भैया, 0.4 न्यूटन एम्पियर मीटर, 0.4 न्यूटन एम्पियर मीटर, कितना दिया भैया, 0.4 न्यूटन एम्पियर मीटर, ये दिया है। अब देखिए, इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक, इंटेंसिटी ये आपकी दी है बी। अब उसने यहाँ पे एक चीज़ बोला है, केप्ट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडिया, जो करंट है वो परपेंडिकुलर है किसके भैया, बी का। इसका मतलब उसने हमको दिया एंगल, क्या दिया है भैया, एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच में बोला भैया, करंट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड की, करंट बिटवीन, एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये आपको दिया है 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। ये जानकारी मैंने कहाँ ली, ये देखिए साफ साफ लिखा है, करंट कैरिंग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज केप्ट, ये करंट कैसी है, परपेंडिकुलर है, किससे, 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री पे, एट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके कैसी भैया, परपेंडिकुलर है। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ द वायर, फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है भैया, फोर्स ऑफ वायर, तो इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमको कैलकुलेट करना है। देखिए, अब न्यूमेरिकल क्या है उसको भूल जाइए, जितना आपको दिया था आपने उसको लिख लिया, ये सब लिख लिया। अब देखिए, फोर्स कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड का सवाल है, किसका सवाल भैया, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का एक ही फार्मूला होता है, तो आप लिखोगे वी नो डैट एफ इक्वल टू, क्या होता है भैया आपके पास, आई ब्रैकेट में होता है एल क्रॉस बी, कितना होता है भैया, एल क्रॉस बी, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या होता है, एल क्रॉस बी होता है। ठीक, अब आप एक भी चीज़ को अपना नोट डाल के लिख लेना कहीं पे, मैं इसको बता देता हूँ, ये आपके हायर क्लासों में जब आप 11th में मैथ लेंगे तब पढ़ाया जाएगा, मैं इसको यहाँ पे यूज है तो मैं बता देता हूँ कि अगर जैसे लिखा है ए क्रॉस बी, तो जब भी आपका क्रॉस लिखा हो तो क्रॉस हमेशा आप खोलोगे ए बी साइन थीटा के साथ, किसके साथ खोलोगे भैया, ए बी साइन थीटा के साथ खुलेगा। और अगर यही लिखा होता ए डॉट बी, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ये हमेशा खुलता है ए बी कॉस थीटा। तो ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखो, यहाँ लिखा है एल क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से कंपेयर करिए, तो क्या मैं इसको कल के दिन, जिस दिन इसको ओपन करोगे आप लोग, तो क्या इस तरह से ओपन करोगे इसको कि ये लिखा है आपके सामने आई इक्वल टू
एल क्रॉस बी को क्या खोलोगे, एल बी साइन थीटा, ये खोलोगे। अब एक चीज यहां पे और लिख लेना, ये जो थीटा है, क्या भैया, थीटा, ये जिसके बीच में है, एल और बी के बीच की बात है। किसके बीच की बात है भैया, एल और बी के बीच में है। वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन लेंथ, या आप इसको करंट मान सकते हैं, एक ही बात होती है, लेंथ या करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और किसके बीच में भैया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब आपको याद रखना, ये जो थीटा आपने लिखा है वो किसके बीच का है भैया, ये आपका एंगल होता है लेंथ या करंट के बीच का, ये और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। किसके बीच का एंगल होता है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अब देखिए आपको फार्मूला पता चल गया, कौन सा फार्मूला लगाना है, एफ इक्वल टू लगाना है आई एल बी साइन थीटा, आपको अप्लाई करना है। तो जिस दिन आप इसमें सारी वैल्यू पुट करोगे, अब देखो मैं यहाँ पे आपकी सारी वैल्यू पुट करता हूँ। आई का मतलब करंट, देखिए सवाल में कितना दिया है, आई 0.5 एम्पियर, तो यहाँ पे आप रख दोगे 0.5 एम्पियर इंटू एल, एल कहाँ है, लेंथ ऑफ वायर 2 मीटर, तो यहाँ पे कितना रख दोगे भैया 2। बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिया है भैया 0.4, तो यहाँ पे रख दोगे 0.4। साइन थीटा, तो थीटा कितना भैया इस सवाल का 90 डिग्री, थीटा कितना दिया है भैया 90 डिग्री, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को ही थीटा बोलते हैं, तो यहाँ रख दोगे साइन 90, ये लिख गया। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखिए ये हो जाएगा। अब इस 0.4 को वैसे ही रख दीजिए, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सबको पता है, इसको 1 रख दीजिए। अब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.4, एफ इक्वल टू आ गया 0.4 न्यूटन, तो यही आपका आंसर है, यही आपका क्या भैया आंसर, इसको लिख दीजिए। और इसके बाद आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद जो आपसे पूछे उसको नीचे लिख देना है। क्या लिखोगे भैया, द फोर्स ऑफ वायर, लास्ट लाइन में लिखोगे द फोर्स ऑन द वायर इज 0.4 न्यूटन। बस इतना आपने करके छोड़ दिया। देख लीजिए पूरे न्यूमेरिकल को सही से देख लीजिए, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो आप पूछ लीजिए। तो अगर आपने इतना कर दिया तो आपको यहाँ से 4 मार्क्स पूरे बोर्ड में दिए जाएंगे, ना तो आपके इसमें राइटिंग में कटने ना कहीं में, लेकिन जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन करके लिखा है ऐसे ही आपको वहाँ एक्सप्लेन कर, दोबारा बता देता हूँ इसी सवाल को आपके लिए। देखिए सबको पता है कि लेंथ ऑफ वायर होती है 2 मीटर, सवाल में दिया है, करंट आपको 0.5 एम्पियर दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0.4 न्यूटन मीटर दिया है, ठीक। इसके बाद एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आपको 90 डिग्री दिया है, फोर्स हमसे पूछा है, तो हम जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है आई ब्रैकेट के अंदर एल क्रॉस बी। अगर एल क्रॉस बी होता है तो हमें पता है ए क्रॉस बी का फार्मूला खुलता है ए बी साइन थीटा, और ए डॉट बी का फार्मूला आप खोलोगे ए बी कॉस थीटा। इस फार्मूले को खोल दिया, जहाँ पे आपका जो थीटा है वो एंगल है लेंथ अथवा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, सारी वैल्यू पुट की और इसको सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, पहला सवाल आसानी से आपके समझ में आया होगा। ये सवाल आपसे बोर्ड में कितने मार्क्स का पूछेगा भैया, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा भैया, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए सही से, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए और नोट करिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक। ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दूसरा आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िए। अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 8.0 into 10⁻⁴ Weber is linked with a coil at any instant if change to become 4 into 10⁻⁴ Weber after 0.2 second. What will be the induced electromotive force in the coil? देखिए ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो 7 मार्क्स का सीधे पूछेगा। कितने पूछेगा ये, 7 मार्क्स का। अब आप सोच सकते हैं कि अगर ये न्यूमेरिकल ना होता, अगर ये थ्योरी होती और 7 मार्क्स का आता तो एट लीस्ट आपको 3 पेज लिखने पड़ते। कितने पेज लिखने पड़ते भैया, 3 पेज। लेकिन अभी देखना इस सवाल को मैं कैसे 4 लाइन लगेंगे, गिनती की कितनी लाइनों में खत्म करूंगा, 4 लाइन में। तो ये फायदा होता है कि थ्योरी से अच्छा होता है न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। बस न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करना है मैंने आपको पहली बार बताया।
कि पहली चीज न्यूमेरिकल को सही से पढ़ो। एक बार पूरा न्यूमेरिकल को आपको पढ़ लेना, जैसे मैंने पढ़ के आपको सुना दिया, दोबारा उसको फिर से पढ़िए और जो जो आपको लिखा है दिया हुआ है उसको एक गिवन में टेबल में डाल दीजिए और फिर जो फाइंड करना है उसको आगे देखिए वो कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप हमने फॉलो किया कि सवाल को पढ़ लिया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है कि इस सवाल को पढ़ने के बाद अब मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूं। इसका क्या दे दूं भैया? सोल्यूशन। इसको नोट कर लीजिए सब लोग, मैं सोल्यूशन दे रहा हूं इसका, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ओके, चलिए अब देखिए, इस सवाल को आपको मैंने बताया कि पहले आपको पढ़ना है, तो आप सबने पढ़ लिया है, अच्छी बात है। अब चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहला स्टेप, बिना सवाल को पढ़े आपको डायरेक्ट डाल देना है कि हमको लिखना क्या होता है, गिवन। ये आपका दूसरा स्टेप कहता है। पहला स्टेप सवाल को अच्छी तरह से पढ़िए, दूसरा स्टेप जो जो दिया है उसको अलग लिख के रख लीजिए। हाँ, आ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ इतने वेबर, आपको दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या दिया भैया? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको आप लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं भैया? फाई से। तो फाई इक्वल टू कितना दिया है? 8 × 10⁻⁴ वेबर। अब मैं वेबर को पूरा नहीं लिखता, उसकी यूनिट लिख देता हूँ, WB को वेबर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आगे चलिए। लिंकेड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट, ये किसी भी समय पे है। ठीक है, इट चेंजेस टू बिकम इतने वेबर। अब ये चेंज हो रही तो इसको मान लेते हैं इनिशियल दिया है। ये क्या दिया है? अब मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल दिया है क्योंकि इसने चेंज लिखा है, तो चेंज के बाद अब मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल की देख लीजिए। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कितना होता है? F फाइनल। मैग्नेटिक फ्लक्स फाइनल आपको दिया है कि ये इतना चेंज हो जाता है। यहां तक आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोला है कि ये जो चेंज होता है वो किस टाइम पे होता है? आफ्टर 0.2 सेकेंड। मतलब आपको टाइम दिया है सवाल में, क्या दिया भैया? टाइम। वो दिया है 0.2 सेकेंड। ओके, व्हाट विल द इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपसे क्या पूछा सवाल में? इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपसे पूछा गया, इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया। देखिए, फ्लक्स है, शुरू में कुछ फ्लक्स था, उसने बोला कि इतने था, इतने टाइम बाद वो फ्लक्स चेंज होकर इतना हो गया, तो इनिशियल फाइनल मान लिया। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछा। याद रखिए, जब भी आप में सवाल से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पूछे, आपसे क्या पूछे भैया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो हमेशा लेंज लॉ लगेगा। क्या लगेगा भैया? लेंज लॉ। तो लिखोगे अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए किस लॉ का यूज करोगे भैया? लेंज लॉ का यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है? इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल टू होता है एन ब्रैकेट के अंदर चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। ये आपका पूरा फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिए। अब यहाँ पे क्या कैसा है मैं आपको सब चीज़ें लिख देता हूँ फिर से इस फार्मूले में। वेयर एन जो आपको बता रहा है नंबर ऑफ टर्न बता रहा है। क्या बता रहा है भैया? नंबर ऑफ टर्न। अगर सवाल में नहीं दिया तो इसको 1 मानोगे, अगर नहीं दिया है तो इसको हमेशा कितना मानोगे? 1। दिया होगा तो एन की वैल्यू अगर दी है तो उसको रख दोगे नंबर ऑफ टर्न। अगर सवाल में बताया, नहीं बताया तो हमेशा इसकी जगह 1 रखोगे। ये इसका मतलब है चेंज इन फ्लक्स। डेल्टा फाई का क्या मतलब भैया? चेंज इन फ्लक्स, जो कि किसके बराबर होता है? इनिशियल फ्लक्स माइनस का फाइनल फ्लक्स। इसको बोलते हैं चेंज इन फ्लक्स। इसको क्या बोलते हो भैया? चेंज इन फ्लक्स। इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स, इसको जो वैल्यू होगी उसको डेल्टा ये बोलते हैं। हाँ, डेल्टा टी इसको बोलते हैं चेंज इन टाइम। इसको क्या बोलते हैं भैया? चेंज इन टाइम बोलते हो। इसको चेंज इन टाइम बोलते हो। तो ये भी क्या हो जाएगा? इनिशियल टाइम माइनस का फाइनल टाइम। ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए, ये सब हो गया। अब सारी वैल्यू आप पुट करिए। अब देखिए इसमें क्या कैसा आ रहा है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से, तो यहाँ पे ई बना दिया इक्वल टू एन। इस सवाल में कहीं पे दिया नहीं तो इसको 1 मान लेंगे। चेंज इन फ्लक्स अभी निकाला नहीं तो इसको ये माना जा सकता है, यहाँ पे ये रख दो। अब चेंज इन टाइम की बात आ गई। चेंज इन टाइम देखो, उसने साफ साफ सवाल में बोला है कि ये जो चेंज हो रहा है कितने टाइम हो रहा है? 0.2। मतलब उसने टाइम का चेंज दिया है, यहाँ पे टाइम नहीं दिया, यहाँ पे चेंज दिया है।
क्या दिया भैया, चेंज। जो चेंज हो रहा है वो कितने टाइम में हो रहा है, 0.2 सेकंड में हो रहा है। तो क्या यहाँ पे 0.2 सेकंड आप लिख लोगे। अब देखिए ई इक्वल टू इनिशियल फ्लक्स आपके सवाल में दिया है 8 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पे रख दोगे आप लोग 8 इंटू 10⁻⁴ माइनस का फाइनल फ्लक्स दिया 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 0.2, ये आ जाएगा ई। अब इसको क्या कल के दिन आप ये लिख सकते हो कि ये लिखा है 8 माइनस का 4 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 0.2। यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, क्या यहाँ तक सही लिखा है, देख लीजिए। अगर सही हो तो फिर आगे चलते हैं। ओके, यहाँ तक सही लिखा। अब देखिए अगर यहाँ तक सही लिखा है तो क्या ई इक्वल टू 8 में 4 जाएंगे तो क्या यहाँ से 4 बचेगा इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 0.2। क्या इसको आप कल के दिन ई इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 2 लिख सकते हो, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या यहाँ से कल के दिन ई इक्वल टू आपके पास वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 10⁻⁴। क्या इसको 2 इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकते हो। देख लीजिए भैया इस सवाल को भी आप लोग, क्या इसकी ये वैल्यू जो मैंने लिखी है बिल्कुल करेक्ट है, क्या यही इसका आंसर आएगा। देख लीजिए, समझ लीजिए। तो ये आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू हो गई। लिख लीजिए भाई यहाँ तक। जब लिख जाए तो बता देना भैया। पूरा सवाल सही से नोट कर लीजिए, फिर आगे की मैं बात करता हूँ। नोट करिए इसको सब कुछ। लिख दिया भाई यहाँ तक सब कुछ सबका, ठीक। अब इसके नीचे मैंने आपको क्या बताया है कि फाइनल आंसर के लिए आपको एक इसमें वो लिखना होगा। क्या लिखना होगा भैया, लास्ट लाइन में लिखोगे फाइनल आंसर जो आया है उसको क्या लिखोगे, यहाँ पे लाइन में सबसे नीचे लिखोगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज कितना हो जाएगा भैया 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये आपका इंड्यूस क्या हो गया भैया, इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया। कितना आएगा भैया 0.2, वो 2 इंटू 10⁻³ वोल्ट। लिख लीजिए भाई यहाँ तक, ठीक। चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आप लोगों ने पिछले सवाल में देखा कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन था और किस तरह से आपने उसको 2 लाइनों में पूरा सॉल्व कर दिया था। तो ये आपका फायदा होता है न्यूमेरिकल को अटेंड करने से पेपर में। अगर आप पेपर में न्यूमेरिकल को अटेंड कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपके जो मार्क्स हैं यूपी बोर्ड में ओवरऑल रिजल्ट में 90+ आपके मार्क्स आएंगे। ज़्यादातर अगर आप थ्योरी को कितनी भी अच्छी लिखी उसमें नंबर कट जाते हैं और आपके नंबर कम आते हैं। आपको कितना भी ज़्यादा आता हो उससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। थर्ड, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसको पढ़िए। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल ऑफ 500 टर्न्स become 0 from 0.32 Weber in 0.1 second. Find the induced EMF produced in the coil. अगर ये सवाल आपसे पूछा गया तो ये भी सवाल आपके बोर्ड में कितने मार्क्स का आएगा भैया, 7 मार्क्स का आएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। पहला स्टेप हमने कर लिया कि न्यूमेरिकल को पढ़ना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको लिखना है, जो जो जानकारी आपके काम की। तो इसको हटाता हूँ, अब मैं सवाल के सॉल्विंग की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आपके पास आया सवाल। अब देखिए इसकी सॉल्विंग को मैं करता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्या क्या दिया भैया, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल ऑफ टर्न। क्या दिए भैया, नंबर ऑफ टर्न दिया है सवाल में। क्या दिया भैया, नंबर ऑफ टर्न से दिए हैं। टर्न्स कितने दिए भैया, 500। कोई दिक्कत नहीं है। बिकम 0, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इतना सा बिकम 0, मतलब इनिशियली जो फ्लक्स है वो कितना है, 0 है। बिकम 0 बोला गया ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली, मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली, इनिशियली का मतलब हो गया 5I, जो दिया है वो 0 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपसे बोला है वेबर,
फिर बोला है फ्रॉम 0.32 वेबर इन 0.1 सेकेंड मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेड विथ इतने कॉयल बिकम 0 फ्रॉम 0.32 वेबर इन 0.1। ये आपकी सॉरी इनिशियल नहीं, ये फाइनल जानकारी है आपके लिए। कौन सी जानकारी भी है? फाइनल, क्योंकि फ्रॉम के बाद जो लिखा होता है वो आपका पहला होता है। जो आपकी फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना हो जाता है? 0 वेबर हो जाता है। और इनिशियल जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना है? 0.32। याद रखना फ्रॉम के जैसे लिखा तो फ्रॉम के बाद वाली चीज इनिशियल होती है, पहले वाली फाइनल होती है। इस बात को आप लोग समझ लेना, जिनको इंग्लिश थोड़ी कमजोर हो मैं बता देता हूँ। फ्रॉम के आगे जो होगा ये आपका इनिशियल होता है। ये क्या होता है भैया? इनिशियल। और इधर जो होगा वो होता है फाइनल। तो फ्रॉम लिखा है तो ये आपका इनिशियल, ये फाइनल। तो फाइनल आपके जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 0 है। तो अब यहां से आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियली। तो क्या इसको फाई आई लिखोगे? इक्वल टू 0.32 वेबर दिया हुआ है। यहां तक देख लीजिए आप, कोई दिक्कत? बोला गया है इन 0.1 सेकेंड चेंज इन टाइम दिया है। क्या दिया भैया? चेंज इन टाइम दिया है। कितना भैया? 0.1 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ। आपको क्या फाइंड करना है भैया? इंड्यूस ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको फिर से फाइंड करना है प्रोड्यूस इन द कॉइल। तो मैंने बताया कि जब भी आपको इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को फाइंड करना हो तो हमेशा आप लेंज लॉ का यूज करोगे। किसका यूज करोगे भैया? लेंज लॉ का यूज करोगे। हमेशा किस लॉ को लगाओगे भैया? लेंज लॉ को लगाओगे। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के अनुसार फार्मूला क्या लगेगा भैया? E इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, पूरी थ्योरी नहीं लिखूंगा, N इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। क्या ये फार्मूला लगेगा भैया? अगर ये फार्मूला लगेगा तो क्या यहाँ से E इक्वल टू N, क्या यहाँ से फार्मूला लग जाएगा? फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डिवाइड बाई डेल्टा टी। देखो एक चीज जो है, मैं आपको क्लास 10th में इतना ज़्यादा उसका यूज नहीं होता, इसीलिए मैंने उसको सही से बताया नहीं था, क्योंकि मैंने उस सवाल में सोचा क्यों आपको ज़्यादा बताया जाए फालतू की चीज़ों में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। किसी भी चीज़ के जब आप चेंज लिखते हो, किसी भी चीज़ का आप क्या लिखते हो? जब भैया चेंज, जब किसी भी चीज़ का आप लिखते हो चेंज को, तो चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। हमेशा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। जबकि मैंने अभी आपको पिछले वीडियो कह रहा हूँ, सॉरी, अभी जो मैंने इसके पहले जो सवाल बताया उसमें मैंने चेंज क्या लिखा था? इनिशियल माइनस फाइनल। वो मैंने इसलिए लिख दिया था कि क्लास 10th स्टैंडर्ड में इतना कोई चेंज को देखता नहीं है और उससे आपको साइन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो लेंज का एक्चुअल फार्मूला होता है उसमें यहाँ माइनस लगा होता है। यहाँ क्या लगा होता है भैया? आपका माइनस का साइन लगा होता है। इस बात को याद रखिएगा। लेंज के एक्चुअल फार्मूला ये होता है E इक्वल टू माइनस का N डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। उसको भी आप सुधार लीजिएगा, वहाँ पे भी आप माइनस लगा लीजिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और चेंज हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज हमेशा क्या होता है भैया? फाइनल माइनस इनिशियल। जब आप ऐसा करोगे तो देखिए, अब यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करिए आप लोग। अब जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या यहाँ से n की जगह आपको दिया 500, तो 500 फाइनल आपका 0 है, इनिशियली 0.32 है, और जो चेंज इन टाइम हो 0.1 है। क्या इतना लिखोगे? अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ से माइनस का 500 इंटू माइनस का 0.32 और नीचे आ जाएगा 0.1। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना भैया? इसको सही से देख लेते हैं। ये आ जाएगा 160 डिवाइड बाई 0.1। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये आपका 1600 वोल्ट आ जाएगा। तो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना आ गया भैया? 1600 वोल्ट आ गया। तो याद रखना लेंज का फार्मूला उस वाले सवाल में मिला लेना। ऐसा नहीं है कि सर ने गलत पढ़ाया, मैंने केवल आपको न्यूमेरिकल में ज़्यादा दिक्कतें ना हो इसलिए मैंने डायरेक्ट उसको बताने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी आप अब सही ही कर लीजिए, क्यों आपको दिक्कत हो। लेंज का फार्मूला क्या होता है? E इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। चेंज हमेशा किसी भी चीज़ का लिखोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे। इसके बाद मैंने आपको बताया किसी भी न्यूमेरिकल के लिए लास्ट लाइन आपको लिखना जरूरी है। क्या लिखोगे भैया? द इंड्यूस EMF produces in the coil is 1600 वोल्ट। 1600 वोल्ट। ठीक, इसको आप सही से देख लीजिए।
देखिए ये आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन है, बताइए क्या लिखना है। यहाँ तक का तो मान लीजिए आपको इनिशियली है, इसमें कुछ लगाया नहीं, बस इतने तो करना है। ये लीजिए 4 लाइन लिखने के अगर आपको 7 मार्क्स बोर्ड में दे रहा है तो आप बोर्ड से क्या चाहते हैं बताइए। इससे तो आसान मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ बोर्ड आपसे पूछ सकता है। तो ये आपका तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे तरफ से था। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आज की क्लास में मेरे लिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि मैं आज केवल टोटल 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा और नेक्स्ट लेक्चर में 5 और दे दूंगा। 10 क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट हैं क्लास 10 के फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये है, इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज 7.5 किलोवाट 7.5 किलोवाट इन वर्क्स फॉर 8 hours per day for 15 days. How many units of electrical energy will be consumed? आपको इस सवाल में, ये पावर का सवाल है। देखिए पावर के भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के लिए, और ये भी अगर सवाल आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा तो यह 4 मार्क्स का आएगा। ये तो 7 मार्क्स का नहीं आएगा, 4 मार्क्स का ही आएगा। ये सवाल कितने का आएगा भैया? 4 मार्क्स का आएगा। तो जो अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है कि, अब इसको मैं न्यूमेरिकल से ही समझाता हूँ। लिख लिया भैया? यहाँ तक चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मैंने आपको जो तरीका बताया है, सबसे पहला तरीका क्या रूल बताया कि आपको किसी भी न्यूमेरिकल को पहले पढ़ना है, पहला पढ़ लिया, दूसरा जो जो दिया है उसको लिखना है। आपको देखिए सवाल को पढ़ते चलिए, लिखते चलिए। इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, क्या दिया है? पावर दिया है। क्या दिया भैया? इलेक्ट्रिक पावर दिया है। इलेक्ट्रिक पावर कितना दिया भैया? 7.5 किलोवाट। ओके, वर्क फ्रॉम द 8 hours पर डे। वर्क कितना होता है भैया पर डे? वर्क पर डे जो ये मशीनें हैं कितने चलती है भैया? पर डे 8 hours चलती हैं। कितना चलती है भैया? पर डे 8 hours चलती हैं। और कितने दिन भैया? 15 दिन के लिए आपको क्या बताना? हाउ मैनी यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। क्या बताना है भैया? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 डेज। इन 15 डेज ये आपको बताना है कि 15 डेज में इलेक्ट्रिक पावर आपको दिया है कि 7.5 किलो वाट है, और जो मशीनें हैं वो आपका पर डे 8 hours के लिए चलाई जाती हैं। तो आपको टोटल एनर्जी बताना है कितनी कंज्यूम्ड होगी 15 डेज में। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए मैं आपको बताता हूँ तरीका। सबसे पहले आप लिखोगे टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। क्या लिखोगे भैया? सबसे पहले इन सवालों के लिए क्या लिखना होता है? टोटल एनर्जी, क्योंकि आपको 15 डेज का निकालना है तो 1 डे का निकाल ले, उसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहां से आ जाएगा टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे इक्वल टू, आपके पास फार्मूला क्या होगा? पावर इनटू हावर्स इन डे, इन पर डे, हावर्स पर डे। ठीक है, ये होता है फार्मूला। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे का फार्मूला होता है, उसका पावर और कितने घंटे आपने उसको यूज किया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो ई 1 डे की है तो इसको E1 लिख देता हूँ। तो पावर आपको सवाल में दिया है कि 7.5 किलो वाट है, इंटू टाइम पर डे कितना चलता है भैया? 8 hours चलता है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 8 hours। तो क्या इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? 60 किलोवाट हावर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताइए आप। यहाँ से कितना आ जाएगा भैया? 60 किलोवाट हावर्स आ जाएगा। मतलब एक दिन में जो एनर्जी कंज्यूम्ड होती है वो कितनी कंज्यूम्ड होती है भैया? 60 किलोवाट हावर्स होती है। तो आपसे 15 डे में पूछा है, कितने दिन में पूछा भैया? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 15 डेज। अगर 15 डेज में निकालना है तो क्या हो जाएगा फार्मूला भैया? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड
कंज्यूम्ड इन 1 डे इंटू 15 डेज के लिए टोटल डे। ये फार्मूला आप लोग लगाएंगे तो एक दिन में कंज्यूम होती E1 इंटू डे की जगह 15 आ जाएगा। तो ये आपका E 15 डेज के लिए, तो इसको E15 नाम दे देता हूँ। E1 की जब आप वैल्यू रखोगे तो वो देखिए 60 इंटू 15, 15 दिन के लिए पूछा ना, हाँ, किलो वाट हावर्स ये लिखोगे। तो क्या यहाँ से जब इसको मिलर करोगे तो क्या 900 किलो वाट हावर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? देख लीजिए 15 दिन में जो टोटल आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो कितनी कंज्यूम्ड होगी भैया? 15 किलो वाट हावर्स कंज्यूम्ड होगी। कितनी कंज्यूम्ड होगी भैया? 15 किलो वाट हावर्स कंज्यूम्ड होगी। ये आपका आंसर है। इसको देख लीजिए कैसे निकाला। जो दिया उसको पहले मैंने निकाल लिया कि एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, और फिर मैंने उस एक दिन की एनर्जी कंज्यूम्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 15 से। तो मैंने पता चल गया कि 15 दिन में टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम्ड होगी। इसके बाद वही है जो आपको लिखना होता है नीचे। क्या लिखोगे इसमें? 900 किलोवाट हावर्स यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। इतना आप लिख के इसको छोड़ दोगे। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। इसको देख लीजिए सही से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास की अगर हम बात करें वो आपका दिया है, इन अ हाउस 5 बल्ब ऑफ रेटिंग 200 वोल्ट 100 वाट आर स्विचड ऑन फॉर 5 आवर्स पर डे इन द रेट ऑफ पर यूनिट इज 2 रुपीज। फाइंड कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 डेज। अब इस सवाल को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बहुत ही बार ये सवाल पूछा गया है 4 मार्क्स में आपका। ठीक, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ अब हम लोग। तो आपको दिया गया है बल्ब, टोटल नंबर ऑफ बल्ब दिए हैं। क्या दिए हैं भैया? टोटल नंबर ऑफ बल्ब जो दिया है सबसे पहले उसको लिखिए। बल्ब आपको दिया है 5। ओके। द रेटिंग, देखिए इस रेटिंग का मतलब देखिए, जैसे बल्ब आपने देखा होगा तो इसमें इस तरह से लिखा होता है 200 240 वोल्ट इतना इतना। तो जो W होता है वो पावर होता है। तो हमारे काम का केवल पावर है, तो हम लोग पावर को यहाँ से ले लेंगे। पावर हमारे काम का है, वो उसकी वैल्यू हो जाएगी 100 वाट। आर स्विचड ऑन 5 आवर्स पर डे। पर डे कितना चलते हैं भैया? पर डे 5 आवर्स कितना चलते हैं भैया? 5 आवर्स चलते हैं। इफ रेट ऑफ पर यूनिट इज 2 रुपीज। पर यूनिट का रेट कितना भैया? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 2 रुपीज। पर यूनिट का कॉस्ट कितना भैया? 2। देखिए पर यूनिट का कॉस्ट है आपके पास 2 रुपीज एनर्जी का। आपको बताना है टोटल कॉस्ट, बताना है टोटल कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड एनर्जी फॉर 30 डेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है। देखिए अब हमको निकालना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टोटल बल्ब 5 हैं, तो आप निकालिए टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे। तो 1 डे इक्वल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब इनटू पावर इनटू पर डे हावर्स, पर डे यूज, पर डे यूज, ये फार्मूला होगा। तो टोटल जो आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड E1 आएगा वो आएगा, टोटल बल्ब कितने हैं? 5 हैं। एक बल्ब का पावर है 100, तो सबका पावर 100 हो जाएगा। पर डे कितना यूज होता है भैया? 5 आवर्स यूज होता है। कितना यूज होता है? 5 आवर्स पर डे यूज होता है। और यहाँ से ये क्या है? 100 वाट है। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या यहाँ से 2500 वाट आवर्स आ जाएगा।
लेकिन एनर्जी को हमेशा आपको किलोवाट में रखना है। तो अगर किलोवाट में रखना है तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो क्या 2.5 किलो वाट हावर्स आ जाएगा। मतलब एक दिन में जो आपकी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो कितनी कंज्यूम्ड होगी भैया, 2.5 किलो वाट हावर्स कंज्यूम्ड होगी। अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो वो हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे इंटू टोटल डेज 30। तो यहाँ से 2.5 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 75 किलो वाट हावर्स, इतना आ जाएगा। आप यहाँ तक देख लीजिए। अब उसने बोला है कि एक यूनिट, देखिए 1 यूनिट का मतलब होता है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलो वाट हावर्स। बोला गया कि एक यूनिट का कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ 1 यूनिट इंटू टोटल यूनिट, टोटल यूनिट। तो 1 यूनिट का रेट है 2 और टोटल यूनिट 75। तो क्या यहाँ से टोटल आपका जो कॉस्ट आएगी 150 रुपीज़ आ जाएगी। टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी भैया, 150 रुपीज़ आ जाएगी। कितना आ जाएगी भैया, 150 रुपीज़ आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अंत में एक लाइन जो लिखना है वो क्या लिखोगे भैया, द कॉस्ट ऑफ कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर 30 डेज इज 150 रुपीज़। कितना भैया, 150 रुपीज़। इतना आपको लिख देना है बाद में। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको सॉल्व कराया। तो आज आपको मैंने वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड प्रिपरेशन फिजिक्स के कराए हैं, और इन क्वेश्चनों को आप हर हाल में समझिए। एक बार अगर समझ में आए तो दोबारा वीडियो को प्ले करके देखिए, दोबारा भी देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कहाँ पे आपको क्या दिक्कत आ रही है। इसके बाद अगर आपको कोई नया क्वेश्चन है जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे और उसका आपको सोल्यूशन विद इन 1 डे मेरे तरफ से आपको दे दिया जाएगा। 7880960882। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि आज के जो आपको मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।